बेटा अपन लोगों ने कुछ सेशंस पहले रिफ्रैक्शन देखा था। रिफ्रैक्शन क्या था? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, जिस कारण से वो बेंड, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है अगर वो ऑब्लिकली आ रही है तो, ठीक है ना। रेयर से डेंसर यानी स्पीड ज्यादा से स्पीड कम में आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। आरडी तमिलनाडु, ठीक है ना। आरडी राहुल द्रविड़ रखना है, राहुल द्रविड़ को आरडी, तुमको आरडी शर्मा रखना है, जैसा याद रखना है आरडी टीएन, यहां तक है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को मैंने कुछ चीजें एग्जांपल्स दी थी। स्विमिंग पूल थोड़ा शैलो दिखना, अगर कोई पानी में ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा अपने को बड़ा दिखना, अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद में हम लोगों ने एक ये एक्टिविटी की थी, ये एक्टिविटी याद है आप लोगों को? ये जो इंसिडेंट रे है, पहले जब वो एयर से ग्लास में रेयर से डेंसर में आ रहा, टूवर्ड नॉर्मल बेंड हो रहा था, फिर ट्रैवल हुआ, फिर ग्लास से एयर डेंसर से रेयर में गया तो वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। जितना वो टूवर्ड नॉर्मल बेंड हुआ था उतना ही अमाउंट वो एन एक्सटेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ है। उस कारण से जो अगर मैं इंसिडेंट रे को खींचूंगा लंबा और इमर्जेंट रे को देखूंगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट द टू अपोजिट पैरेलल साइड्स इज इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मान लो पहले 6 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्मल है तो बाद में 6 डिग्री अवे फ्रॉम नॉर्मल है। ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और कहते हैं इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो ध्यान देंगे। पहला था एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और तीसरा क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये सब चीजें अपन लोग पहले देख चुके हैं। इसके बाद में बेटा मैंने आपको एक रैंडम चीज ऐसी बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल रहता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से R2 लिखा हुआ आया है, ये इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस पढ़ो आप लोग, ठीक है ना। इसको रिफ्रैक्शन 1 और रिफ्रैक्शन 2 पढ़ो। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, फेयर इनफ। इंसिडेंस इमर्जेंस इक्वल है, और अंदर के ग्लास स्लैब के अंदर जो दोनों एंगल्स हैं वो इक्वल है। चलो ठीक है। अब एक और मैंने बस पढ़ने बोला था कि पढ़ लो, देख लेंगे, वो ये वाली बात है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। 2 लॉ थे, पहला लॉ प्लीज बोलेंगे आप लोग, पढ़ेंगे। अब सुनो नेक्स्ट लॉ, ये लॉ शायद समझ में आ भी जाए, नेक्स्ट लॉ अभी समझने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का स्कूलों में ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, या जिन लोगों ने मेरे साथ थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री अटेंड कर चुका है बाय एनी चांस, उनको शायद से समझ में आ जाए, नहीं भी आए भी स्ट्रेस मत लो। ये लॉ क्या बोलता है बेटा? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडिया। बेटा इस लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। मैथमेटिकली साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, और ये जो वैल्यू आती है उसको अपन लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यहां तक है, ठीक है। एक बार के लिए ये पढ़ लो, रेशियो ऑफ किसी को कुछ ना समझा, आई एम होपिंग सो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर किसी को समझ में नहीं आए तो। जिनको आए अपने तक के समझ रखेगा वाली। अब ये लॉ हमेशा सही रहेगा, बस अगर गलती से हमारी लाइट परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 आ जाए तो ये लॉ फेल हो जाएगा। सर क्यों? कोई टेंशन की बातें नहीं हमारे लिए अभी तक के, याद तक सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। अब आज मैं औकात की बात करने वाला हूं, तुम्हारे नहीं, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के, कि वो कितना उसमें औकात है आती हुई लाइट को डायरेक्शन चेंज करने की। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सारडा, ध्यान दे, मैंने बोला 2 मीडियम्स मेरे पास, मान लो ये है ग्लास से बना हुआ, ये है मे बी वाटर से बना हुआ, ठीक है।
दोनों में लाइट आ रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 30 डिग्री है, दोनों में एयर से ही आ रही थी, ऑब्वियसली एक ही कलर है, ठीक है ना, जो भी कलर पकड़ना है। मुझे बताओ क्या दोनों में टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी क्या? हाँ, यहां पे भी एयर सबसे रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, ग्लास वाले में भी वहां भी एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। बट बात ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है किसमें ज्यादा बेंड हो जाएगी? कैसे? शादी है तुम्हारी, ग्लास, क्यों? क्या? किसने बताया तेरे को? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है जो बोल रहे हैं, उन्होंने स्कूल में पढ़ा, रुक जाओ एक बार बेटा, देखो अब ये मुझे देखना है कौन ज्यादा बेंड कर पाएगा। तो बेटा वो चीज देखने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू आप लोगों को जस्ट मैंने अभी बताया था, यहां पे साइन आई बाई साइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो वैल्यू जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर है। समझा ये चीज क्या हुई है? कुछ तो भी वैल्यू अपॉन कुछ तो भी वैल्यू आती है, उससे अपने को कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। मान लो 0.82 अपॉन √3/2 आ गया, डिवाइड किया, कुछ तो भी वैल्यू है, उससे मुझे मिल जाएगा। किसी को कोई इशू यहां तक है? पक्का? तो जैसे ही वैल्यू मिलेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, आई थिंक तो ग्लास की होती है 1.5 और वाटर की होती है 1.33, आई सपोज, आपको रटने नहीं पड़ते। जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया, जिसका ज्यादा उसकी ज्यादा औकात बेंड कराने की। मान के चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ज्यादा है, तो ये ज्यादा बेंड कर देगा, ये मे बी 20 डिग्री बचेगा, ये कंपेरेटिवली कम बेंड करेगा, ये 25 डिग्री बचेगा मे बी। समझे ये चीजें क्या हुई है? पक्का से। अब देखो सर, ये तो समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली औकात बता देता है कोई मटेरियल की कितना बेंड कर सकते हो। इंग्लिश में उसे बोलते हैं मैं भूल गया हूं, देखो, हाँ, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो रहता है वो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हाँ वैल्यू ऑफ स्नेल्स लॉ का जो कांस्टेंट जो आता है उसकी वैल्यू रहती है। बट प्रॉब्लम क्या है, जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ है उन लोगों को ये जो साइन की वैल्यू है ना, आई, वहां पे आई की जगह कुछ नंबर डालते हैं अपन लोग डिग्रीज में, उनको सिर्फ थोड़े बहुत गिने चुने पता है। साइन 0 की वैल्यू पता है उन लोगों को, साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की पता है, साइन 60 की पता है, साइन 90 की पता है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0, 30, 45, 60, 90 के बीच इनमें से कोई रहा तो वो लोग वैल्यू बता देंगे। नहीं, क्या वो ही रह सकता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस है 22.8, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मेरा मान लो 13.4। अब क्या करोगे? ठीक है सर, कैलकुलेटर होते हैं अपने पास में, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल टू फाइंड कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था या कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो चुका है नैतिक। ऐसे सिचुएशन के लिए आपको एक और फॉर्मूला दिया गया है, हम लोग तब स्पीड का रेशियो निकालते हैं। अब प्लीज ध्यान देना, देखो बच्चा लोग, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान दे दो तो। गलती से भी आपने ध्यान नहीं दिया, यू ब्लिंक, यू विल मिस अ गुड टॉपिक। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ टॉपिक, बट मेरे साथ जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को याद जरूर रह जाता है, इसलिए प्लीज ध्यान देना। मे बी माई क्वेश्चन इज टू अंश। अंश, ये वाला सिचुएशन की बात करो बच्चे मेरे, एयर से ग्लास में आ रहा था, बेंड कौन करने वाला है, एयर करने वाला है या ग्लास करने वाला है? तो औकात किसी देखने वाला हूं मैं? ग्लास की। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो ग्लास का देखने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ग्लास की कितनी औकात है जब लाइट एयर से आ रही थी, यही मान लो यहां पे की बात करूंगा मैं, तब मैं क्या देखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, यहां तक है, ठीक है। अगर मान लो ये x मीडियम है, y मीडियम है, x से आ रही थी लाइट, ठीक है, y में जा रही थी, कौन बेंड कर रहा है, x कर रहा है कि y कर रहा है? तो किसकी औकात देखूंगा मैं? विथ रिस्पेक्ट टू, ये चीज समझ में आई है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है
कहां से आई है अपॉन कहां पे जा रही है। क्या है फॉर्मूला? कहां से आई है अपॉन कहां पे जा रही है। मतलब क्या बोलता हूं, अभी ये देखो यहां पे कहां से आ रही थी लाइट? एयर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज, मैं बुक्की मारूंगा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं तेरे को, मैं सही में मार दूंगा। अभी देखो कहां से आ रही थी? एयर से। कहां पे गई है? ग्लास पे। कौन बेंड किया? ग्लास बेंड किया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी औकात ग्लास की देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर। फॉर्मूला क्या है? कहां से आ रही है अपॉन कहां पे जा रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट कहां से आ रही थी? अपॉन स्पीड ऑफ लाइट कहां जा रही है? समझे चीज क्या हुआ है? वैसे ही मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कहां से आ रही थी? कहां जा रही है? वैसे ही अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहां से आ रही थी? कहां पे जा रही है? समझ में आ रही है चीज अभी तक के? कोई इशू? अब देखो, अगर मैंने आप लोगों को बोला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन एयर का तो चलो मेरे को रटा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है, वाटर का 2.5 इंटू 10 की पावर 8 एक बार अज्यूम कर ले रहा हूँ, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, वो दोनों कट गए। तो अब इसका यूनिट क्या बचा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, नहीं कुछ भी नहीं बचा। मीटर पर सेकंड ऊपर भी कट गया, मीटर पर सेकंड नीचे भी कट गया। मतलब देखो मेरा बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, अगर ये ऐसा सिचुएशन होता तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विच इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.5, मैं रैंडम ले रहा हूँ क्या, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कट गया, 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कट गया, ये 30/25 मतलब कुछ 6/5 मतलब 1.2। आगे किलोमीटर पर आवर, लीटर, मिलीलीटर ऐसा कुछ लिख पा रहा हूँ क्या? नहीं। क्यों? यहाँ का यूनिट कट गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर काइंड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मैंने और कोठारी ने बुक्की बुक्की खेले, मैं जीत गया, ठीक है। चांडक और इसका नाम क्या है, शिवनकर ने बुक्की बुक्की खेले, चांडक जीत गया। क्या ये दो रैंडम मैचेस के बाद में आप लोग मेरे और चांडक के बीच में बोल पाओगे चांडक ज्यादा ताकतवर है या संकेत ज्यादा ताकतवर है? नहीं। अब यही सोचो, मेरे और कोठारी के बीच में मैच हुई, मैं जीत गया। चांडक और कोठारी के बीच में हुई, कोठारी जीत गया। अब मेरे और चांडक के बीच में पक्का हो गया ना मैं ज्यादा ताकतवर हूं। अगर हम लोग कंपेयर सेम इंसान का करेंगे तो बता पाएंगे? अभी तो बहुत सिंपल था सर, आपके कोठारी में आप जीते, कोठारी चांडक में कोठारी जीता तो चांडक ढिल्ला। अब सिचुएशन चेंज, संकेत वर्सेस कोठारी, ठीक है ना। संकेत के 10 पॉइंट, कोठारी के 4 पॉइंट, ठीक है। अब है चांडक वर्सेस कोठारी, चांडक के 10 पॉइंट, कोठारी के 7 पॉइंट। तुम्हारे हिसाब से बताओ संकेत और चांडक में बेटर कौन था? संकेत बेटर। ढक्कन कौन था नहीं पूछा बेटा मैंने। संकेत और चांडक के बीच में संकेत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है क्योंकि संकेत ने 6 पॉइंट से उसको हराया, कोठारी ने 3 ही पॉइंट, चांडक ने 3 ही पॉइंट से हरा पाया। तो कंपैरिजन अगर सेम इंसान के साथ सप्पा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। तो वैसे ही अलग अलग मीडियम का जब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहता है तब मैं कंपैरिजन किसके साथ करूंगा? कोई एक मीडियम पे आती, मतलब मान लो 50 मीडियम है, हर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है तो ठीक है, सबको 30 डिग्री पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना शुरू करूंगा, बट सेम मीडियम से लेके आओ ना सर। आप एक को तो एयर से ला रहे हो वाटर में, दूसरे को डायमंड से ग्लास में ला रहे हो, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो इट इज इंपॉर्टेंट सबको एक ही से लाओ। आपको एयर से लाना है एयर से लाओ, सबको वाटर से लाना है, सबको कहीं से भी लाना है। तो हमने चूज किया चलो चलो एयर से लेके आते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन एयर बहुत इजीली अवेलेबल है, वहां से हम लोग डायरेक्टली डाल पाएंगे कोई मीडियम में। दूसरा वहां पे स्पीड बड़ी क्यूट सी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम कोई भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, मतलब एयर से अगर लाइट आ रही है तो इस समय हम लोग उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं। तो देखो, जब मैंने एन एक्स वाई लिखा है तो मैं एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, माना स्पीड मेरी वी वाई अपॉन वी एक्स होगी, क्योंकि आई कहां से, वाई से जाएगी कहां पे, एक्स पे। अब अगर मैंने कभी मान लो सिर्फ एन एक्स लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहा हूं। सर लिख दो ना एयर, नहीं मेरे को आलस आता है, मेरे को एने जिन लोगों ने बनाया था। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हो शास्त्री जी, तो आप लोग एयर आगे नहीं लिखते हो, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स। समझा ये चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी दो मीडियम केस में हो सकता है, वाटर टू डायमंड हो सकता है, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कहां से लाइट आने वाली है मेरी, एयर से। कहां जाने वाली है, जो मीडियम दोगे आप उस पर भाटिया जी, सारा ध्यान दे मनास। समझा आता है क्या हुआ है? अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। फैन अब यहां तक के प्लीज प्लीज अब एक बार ध्यान दो, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोगों का जब लाइट कोई मीडियम एक्स से आ रहा है और कोई मीडियम वाई में जा रहा है, बेंड कौन करके दे रहा है, वाई। तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू, फॉर्मूला क्या है, कहां से आई है अपॉन कहां जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाई, यहां तक है, ठीक है। अगर यही विथ रिस्पेक्ट टू मैं एयर निकालता हूं तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वहां पे बेंडिंग और ज्यादा। समझ में आ रही है बातें? अब मैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुक्का नहीं मारना, क्विक आंसर नहीं देना। हाँ ठीक है, अगर लाइट रेरर टू डेंसर जाएगी, मान लो अगर लाइट रेरर टू डेंसर मीडियम जाएगी, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या बोल पाओगे आप लोग? मैं ऑप्शन बता रहा हूं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1, या फिर कैन नॉट बी सर्टेन। पक्का नहीं बता सकते सर, क्या हो, कुछ भी हो सकता है सर। एक बार आप लोग सोचो, आप लोगों को मल्टीपल कंसेप्ट्स को थोड़ा सा इधर उधर मिक्स करके शायद से करना पड़ जाए, है बड़ा सिंपल। वेट, एक बार दूसरों को सोचने दो प्लीज। गाइस शांत, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कैनॉट बी डिटरमाइंड जो है, कैनॉट बी सर्टेन वाला, वो गलत है ऑप्शन। वो ए बी या सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से एक है, ठीक है। दिलीश वेट वेट, आंसर करना है, क्वेश्चन करना है, नहीं वेट वेट, गुड टिल यार। कोई अभी भी सोच रहा है, कोई सोच रहा है तो हाथ रेज करो। नहीं, किस किस का आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, वो लोग हाथ रेज करेंगे। चलो ठीक है, किस किस का सेकंड है, चलो ठीक है, किस किस का थर्ड है, ठीक है, किस किस को कोई आइडिया नहीं है, बचे हुए हैं मजियों में, ठीक है। अब सुनो, आंसर उसका ए है। आई टेल यू व्हाई। तुमको मैंने रेरर टू डेंसर बोला है, ठीक है। रेरर मतलब स्पीड ज्यादा, डेंसर मतलब स्पीड कम। तो स्पीड इन एक्स ज्यादा है, स्पीड इन वाई कम है, तो ज्यादा अपॉन कम हो रहा है। बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर, कुछ भी तुम लोग 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 99, कुछ भी ले लो, क्या वो 1 से बड़ी वैल्यू दे देगा आप लोगों को? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब लाइट रेरर टू डेंसर आ रही है, और ये लेस देन 1 है तो डेंसर से रेरर आ रही है। अब दूसरी चीज, अगर इक्वल टू 1 है तो दोनों में स्पीड सेम है, वहां पे बेंडिंग बुंडिंग होगी नहीं, यहां तक है, ठीक है। अब एक बात प्लीज, हाँ बच्चे,
बेटा ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, प्लीज एक बार आप लोग लिख लो। एक तरह हो जा। हाँ बोल बेटा भी। बे मनाने जल्दी लिखना। गाइस पेज नंबर 45 है बेटा, प्लीज शांति बेटा। इफ n ग्रेटर देन 1 मतलब इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 मतलब लाइट रेयर से डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और अगर लेस देन 1 है तो डेंसर टू रेयर मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। मैं एक और बार समझाता हूँ क्यों। गाइस ये ना एक अकेला टॉपिक है जो तुमको शायद से कंफ्यूज या बॉदर करे। इसके आगे जो गाड़ी भागेंगी अपनी, यानी मैं भगाऊंगा नहीं, तुम खुद ही भगा पाओगे, फिर तुम लोगों को आगे की हर चीज आती रहेगी। तुम लोगों को जितना रिफ्लेक्शन में कराया रे डायग्राम वगैरह, रिफ्रैक्शन भी वैसे टाइप में चलने वाला है, न्यूमेरिकल भी वैसे चलने वाला है। अब बहुत दूर नहीं है चैप्टर खत्म होना अपना, अभी क्लास खत्म होना बहुत दूर है। अब ओए ये देखो, अब एक बार ये क्वेश्चन जो बताया था मैंने क्लियरली बोला था अगर लाइट रेयर से डेंसर आ रही है मतलब एक्स मीडियम की स्पीड ज्यादा है इसलिए रेयर है, वाई की स्पीड कम है इसलिए डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी ग्रेटर देन 1 होगी या लेसर देन 1 होगी। यहां तक है, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, प्लीज सुनो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं या वैक्यूम निकाल रहे हैं, एयर वैक्यूम को इंटरचेंजेबली अपन यूज कर लेते हैं, तो वहां पे हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा है, तो बड़ा नंबर अपॉन उससे छोटा ही नंबर रहेगा हमेशा, इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हमारा 1 से ज्यादा होगा। समझा याद रखे? अभी एक सेकंड आप लोगों को एक और चीज ना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द, यस ये देखो ये नोट, greater the difference in speed of light in the two medium, greater is the amount of refraction। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एयर से x में जा रहा है, ये एयर से y में जा रहा है, यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 8 है, यहाँ पे मान लो 2 इंटू 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर 8 है, यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर 8 है। मैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालूंगा x का, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 8 मतलब 1.5 आ जाएगा। यहाँ का निकालूंगा तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 8 3 आ जाएगा। तुम मुझे बताओ एयर टू x जब जा रहा है तब दोनों की स्पीड में डिफरेंस ज्यादा है या एयर टू y जा रहा है तब ज्यादा डिफरेंस है? एयर टू y, देख लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा आया है तो बेंडिंग भी वहां पे ज्यादा हो जाएगी। मैथमेटिकली समझ में आ गया? ग्रेटर द डिफरेंस, क्या है, हाँ गया, हाँ, greater the difference in speed of light in the two medium, greater is the amount of refraction। बढ़िया चल रही है अपनी लाइफ यहाँ तक के। अभी एक सेकंड, क्या गाइस एक सेकंड बेटा, अभी कल ना अपन लोग ये वापस से पूरा देखेंगे सेशन में, और इसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स है अपने को, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है, वो कल करेंगे। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग, बाय बेटा।